नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल पे हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग की, सिंपल हिंदी में, बिना हाइप और बिना कंफ्यूजन। अगर आप सही और भरोसेमंद फाइनेंस नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के टॉपिक को क्लियरली समझते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स यानी BAFs की ये क्या है और ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक हिडन जेम क्यों हो सकते हैं, चलिए सब कुछ समझते हैं। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में अगर सबसे बढ़िया रिटर्न कमाना है तो वो सिर्फ फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप या स्मॉल कैप जैसे प्योर इक्विटी फंड्स ही दे सकते हैं। पर क्या ये बात पूरी तरह से सच है? जरा इन नंबर्स को देखिए। एक तरफ है निफ्टी 50 जिसने पिछले 5 साल में करीब 14-15.5% का सालाना रिटर्न दिया, और दूसरी तरफ है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये कोई प्योर इक्विटी फंड भी नहीं है और इसने दिया है लगभग 19-19.5% का रिटर्न। और मजे की बात यह है कि ये तो रेगुलर प्लान का डेटा है, डायरेक्ट प्लान में तो ये और भी ज्यादा होता। तो साफ है, जो हम सोचते हैं सच्चाई उससे थोड़ी अलग हो सकती है। और दोस्तों, यही है म्यूचुअल फंड्स का वो सबसे बड़ा झूठ जिसे आज हम तोड़ने वाले हैं कि सिर्फ प्योर इक्विटी फंड्स ही सुपीरियर रिटर्न्स देंगे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। और ये कोई सिर्फ 5 साल की कहानी नहीं है। HDFC का ये जो फंड है ये 32 सालों से चल रहा है और इन 32 सालों में इसने हर साल औसतन 18% का रिटर्न दिया है। सोचिए जरा, इतने लंबे समय तक ऐसी परफॉर्मेंस, इसे कहते हैं असली कंसिस्टेंसी। तो आखिर ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स या BAFS हैं क्या? ये कौन सा छुपा हुआ खजाना है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं? चलिए समझते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक तरह का हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है। अब हाइब्रिड का मतलब क्या? मिक्स। किस चीज का मिक्स? इक्विटी यानी स्टॉक्स और डेट यानी बॉन्ड्स का। तो होता क्या है कि जब आप किसी BAF में पैसा लगाते हैं तो फंड मैनेजर आपके पैसे को 2 हिस्सों में बांट देता है। कुछ हिस्सा वो स्टॉक्स में लगाता है और बाकी का हिस्सा बॉन्ड्स जैसे सुरक्षित डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। आमतौर पर 65 से 80% पैसा इक्विटी में होता है और बाकी 20 से 35% डेट में। लेकिन BAFS की असली ताकत और सबसे बड़ा फायदा यहीं से आता है। फंड मैनेजर के पास पूरी आज़ादी होती है कि वो मार्केट की हालत देखकर ये तय करे कि कितना पैसा स्टॉक्स में रखना है और कितना डेट में। इसी चीज को कहते हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब फंड मैनेजर को लगता है कि मार्केट बहुत महंगा हो गया है, मतलब रिस्क ज्यादा है, तो वो स्टॉक्स यानी इक्विटी का हिस्सा कम कर देता है और सुरक्षित डेट का हिस्सा बढ़ा देता है। और वहीं जब मार्केट गिरा हुआ होता है, मौके ज्यादा होते हैं, तो वो इक्विटी का हिस्सा बढ़ाकर ज्यादा रिटर्न्स बनाने की कोशिश करता है। ये सारा काम फंड मैनेजर खुद ब खुद करता रहता है। चलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, पैसा कितना बनता है और रिस्क कितना है? चलिए अब डेटा पर नजर डालते हैं और रिटर्न्स वर्सेस रिस्क का पूरा सच समझते हैं। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कुछ टॉप BAFS के 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स हैं। ये कंसिस्टेंसी नापने का एक बहुत अच्छा तरीका है। HDFC ने करीब 21% दिया है तो ICICI ने 15% के आसपास। लेकिन यहाँ एक चीज पर गौर कीजिए, हर फंड का रिटर्न अलग है, रेंज काफी बड़ी है। इसका मतलब यह है कि आंख बंद करके कोई भी फंड नहीं चुन सकते। सही फंड चुनना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन BAFS की असली ताकत सिर्फ रिटर्न्स नहीं बल्कि कुछ और है, और वो है कम वॉलेटिलिटी यानी कम उतार चढ़ाव। इस चार्ट को देखिए। प्योर इक्विटी फंड्स का सफर एक रोलर कोस्टर जैसा हो सकता है, लेकिन BAFS का रास्ता कहीं ज्यादा स्मूथ होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाजार के झटकों से आपका पोर्टफोलियो बेहतर तरीके से सुरक्षित रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या BAFS हर किसी के लिए सही है? चलिए अब ये समझते हैं कि किन लोगों के लिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। तो BAMFS किसके लिए बेस्ट हैं? देखिए, 3 तरह के इन्वेस्टर्स इसके बारे में सोच सकते हैं। पहले, वो जिन्हें इक्विटी की ग्रोथ भी चाहिए पर साथ में डेट की सेफ्टी भी। दूसरा, वो लोग जिनके पास एक मुश्त यानी लमसम पैसा है, लेकिन उन्हें डर लग रहा है कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई पर है, कहां लगाऊं? BAMFS ये टेंशन फंड मैनेजर को दे देता है। और तीसरे, वो लोग जो इक्विटी में पहली बार कदम रख रहे हैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, मान लिया कि BAF एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बाजार में तो इतने सारे फंड्स हैं, उनमें से एक सही BAF कैसे चुना जाए? चलिए अब इसका एक प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं। तो एक सही BA चुनने के लिए ये एक 5 स्टेप का सिंपल फ्रेमवर्क है। इसमें AUM से लेकर फंड मैनेजर तक सब कुछ देखना होता है, पर इसमें से 2 स्टेप्स सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए।
स्टेप 3 बहुत ज़रूरी है। आपको फंड के डॉक्यूमेंट पढ़कर ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो इक्विटी और डेट के बीच पैसा बांटने का फैसला किस लॉजिक पर करते हैं। क्या उनकी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आती है? क्या वो वैल्यूएशन देखते हैं या कोई और मॉडल इस्तेमाल करते हैं? और इसी तरह स्टेप 4 में फंड की 5 से 10 साल की हिस्ट्री देखिए। क्या उन्होंने सच में मार्केट जब पीक पर था तब इक्विटी का हिस्सा कम किया था? इससे ये पता चलता है कि फंड मैनेजर सिर्फ कहने के लिए डायनामिक नहीं है, बल्कि वो वाकई में सही समय पर सही फैसले ले पा रहा है या नहीं। तो जाने से पहले 3 जरूरी बातें याद रखिएगा। पहला, टैक्स के मामले में ये इक्विटी फंड्स की तरह ही माने जाते हैं अगर 65% से ज्यादा इक्विटी में निवेश हो। दूसरा, इनमें कम से कम 4-5 साल का नजरिया लेकर ही निवेश करना चाहिए, ये शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं है। और तीसरा, ये रिस्क फ्री नहीं है क्योंकि इनमें इक्विटी हमेशा रहती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो लाइक्स जरूर करिए। आपका एक लाइक मुझे और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर कोई डाउट, सजेशन या ओपिनियन हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए उन लोगों के साथ जो अपने पैसों को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट रिस्क्स के सब्जेक्ट होते हैं। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।